सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। जैसा कि महिला और बाल विकास विभाग की आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती के अंदर अपने सिलेबस चलवा रखा है, पोषण और स्वास्थ्य, उसकी क्लास 10 आज अपने स्टार्टिंग कर रहे हैं। आज का टॉपिक है अपना प्रोटीन। हमने इससे पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, आज अपने प्रोटीन पढ़ रहे हैं। प्रोटीन भोजन का मुख्य घटक है। शरीर की वृद्धि व शरीर की मरम्मत के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। अपने जीवित रहने के लिए प्रोटीन अनिवार्य है, अतः भोजन के अंदर भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है एक निश्चित मात्रा के अंदर। सर्वप्रथम अपने देखेंगे कि प्रोटीन किन कार्बनिक तत्वों से या किन अकार्बनिक तत्वों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखेंगे तो प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों से मिलकर बना होता है। याद रखना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, इन चार तत्वों से मिलकर प्रोटीन बनता है। जबकि हमने कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देखा था और वो अनुपात 1:2:1 के अंदर था, परंतु यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी इसके अंदर पाया जाता है और अनुपात कोई जरूरी नहीं है कि वो सेम अनुपात उसके अंदर हो। तो प्रोटीन के अंदर मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चार मुख्यतः तत्व पाए जाते हैं। शरीर को एक बेसमेंट या आधार तैयार करता है प्रोटीन। प्रोटीन मरम्मत करता है, एक प्रकार की रिपेयरिंग करने की शरीर के अंदर सबसे ज्यादा इसको आवश्यकता होती है प्रोटीन की। प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है प्रोटियस, और प्रोटियस का अर्थ होता है प्रथम। जो शरीर को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है या जिस बॉडी बिल्डिंग जिसको बोलते हैं, बॉडी का निर्माण करने वाली एक प्रकार की फैक्ट्री अपने प्रोटीन को कह सकते हैं। तो प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला होता है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग देखें तो मुल्डर नामक वैज्ञानिक ने किया है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग, प्रोटीन शब्द का प्रयोग वो किया है मुल्डर ने। मुल्डर नामक है वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया है, या आपने कह सकते हैं कि प्रोटीन की उसने खोज की थी। ये एक प्रकार का रसायन शास्त्री वैज्ञानिक था। और अपने शरीर के अंदर देखें तो शरीर के अंदर 1/5 भाग, लगभग 20% भाग प्रोटीन पाया जाता है। शरीर में 1/5 भाग, 1/5 भाग का अर्थ होता है 20% प्रोटीन पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के बाद में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन शरीर का लगभग 20% भाग बनाता है। रासायनिक संगठन देखें तो प्रोटीन कार्बनिक यौगिक है। अब रासायनिक संगठन देखेंगे अपने प्रोटीन का रासायनिक संगठन। प्रोटीन का रासायनिक संगठन, प्रोटीन का रासायनिक संगठन। प्रोटीन के रासायनिक संगठन के अंदर, प्रोटीन के रासायनिक संगठन के अंदर अपने देखें तो प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये अपने बात कर ली, इन चार चीजों से मिलकर बना होता है। तो प्रोटीन कार्बनिक यौगिक है। किन किन से मिला? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। प्रोटीन का रासायनिक संगठन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये चार मुख्य तत्व पाए जाते हैं। इसके अंदर जो मुख्य भाग होता है वो होता है नाइट्रोजन, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो हमने देखा था
कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी पाया जाता है। ये नाइट्रोजन मुख्यतः है और ये नाइट्रोजन भी कितना, लगभग 16% भाग प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन का होता है। प्रोटीन के अंदर लगभग 16% भाग किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। इसका औसत लगभग 16% होता है। अब प्रोटीन की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है वो अमीनो अम्ल होता है। कई सारे अमीनो अम्ल आपस के अंदर मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो प्रोटीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, प्रोटीन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई वो होती है अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड। याद रखना, प्रोटीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या चीज होती है, अमीनो अम्ल होती है प्रोटीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। कई सारे अमीनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो बहुत सारे अमीनो अम्ल है वो आपस के अंदर एक चेन बना लेते हैं, श्रृंखला बना लेते हैं और वो किसका निर्माण करते हैं, अमीनो अम्ल श्रृंखला बना करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब इसके अंदर जो दो समूह पाए जाते हैं प्रोटीन के अंदर, एक तो होता है एमिनो समूह, एमिनो समूह, एक होता है कार्बोक्सिलिक समूह, कार्बोक्सिलिक समूह। ये एमिनो समूह होता है वो NH2 होता है। क्या होता है, NH2 एमिनो समूह। और ये इसके कारण प्रोटीन की प्रकृति होती है क्षारीय, जबकि कार्बोक्सिलिक समूह होता है वो COOH होता है। इसके कारण प्रोटीन की समूह प्रकृति होती है अम्लीय। और ये अम्लीय और क्षारीय दोनों समूह पाए जाते हैं प्रोटीन के अंदर, इसलिए दोनों मिश्रित होकर और प्रोटीन की प्रकृति कैसे कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो कहने का अर्थ प्रोटीन न तो अम्लीय है न क्षारीय है, क्योंकि अम्ल के गुण क्षार नष्ट कर देता है और क्षार के गुण अम्ल नष्ट कर देता है। आपस के अंदर मिश्रित होकर के अमीनो समूह और क्षारीय, ये कार्बोक्सिलिक समूह आपस के अंदर एक क्षारीय समूह होता है, एक अम्लीय समूह होता है और दोनों आपस के अंदर उदासीन हो जाते हैं। अब ये क्षारीय समूह और जो अम्लीय समूह है उसके कारण प्रोटीन की नेचर होती है वो उदासीन होती है, या प्रोटीन की प्रकृति होती है वो उदासीन, कह सकते हैं कि अपने उदासीन होती है। अब जो इन अमीनो अम्ल के, एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से आपस के अंदर जब जुड़ता है, ये देखो एक अमीनो अम्ल मान लो अमीनो अम्ल है, ये अमीनो अम्ल 2 है, ये अमीनो अम्ल 3 है, ये अमीनो अम्ल 4 है, ये अमीनो अम्ल 5 है। 5 अमीनो अम्ल की ये एक प्रकार की चेन है और ये इस चेन को अपने क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे। अभी बताया प्रोटीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई अमीनो अम्ल है। कई सारे अमीनो अम्ल आपस के अंदर जुड़कर प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो एक अमीनो अम्ल है वो दूसरे अमीनो अम्ल से जिस बंध के द्वारा जुड़ता है उस बंध को बोलते हैं अपने पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध। प्रश्न आए कि अमीनो अम्ल किन बंधों द्वारा जुड़ा रहता है, पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ा रहता है। एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से पेप्टाइड बंध द्वारा, ये दूसरा तीसरा अमीनो अम्ल से भी पेप्टाइड बंध द्वारा, तीसरा चौथे से पेप्टाइड बंध द्वारा और ये चौथा पांचवें पेप्टाइड बंध के द्वारा आपस के अंदर क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, बॉन्डिंग होती है। तो अमीनो प्रोटीन के अंदर कौन सा बंध पाया जाता है, तो या अमीनो अम्ल के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है, तो पेप्टाइड बंध पाया जाता है। पेप्टाइड बंध इसको बोलते हैं। और इस पेप्टाइड बंध को सर्वप्रथम एमिल फिशर और मिस्र नामक दो वैज्ञानिक है, फिशर और मिस्र। इस पेप्टाइड बंध के बारे में सर्वप्रथम फिशर एवं मिस्र ने बताया था। ये दो वैज्ञानिक है, एमिल फिशर और हॉप मिस्र। इन वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम पेप्टाइड बंध के बारे में बताया था। पेप्टाइड बंध भी इन अमीनो अम्ल के बीच में जो पेप्टाइड बंध होता है उसको किसने बताया था, इन वैज्ञानिकों ने, फिशर और मिस्र ने बताया था कि इनके बीच के अंदर पेप्टाइड बंध होता है। किसके बीच में, अमीनो अम्ल के बीच के अंदर। अब ये जो अमीनो अम्ल होते हैं, ये अमीनो अम्ल लगभग 20 प्रकार के पाए जाते हैं। अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, 20 प्रकार के होते हैं। अब 20 प्रकार में से कुछ अमीनो अम्ल शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है शरीर को,
और कुछ अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनको शरीर में आवश्यकता नहीं होती है, शरीर खुद इनको बना लेता है या भोजन के द्वारा रिसीव कर लेता है। तो ऐसे अमीनो अम्ल जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, और ऐसे अमीनो अम्ल जो शरीर खुद बना लेता है उन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। तो अमीनो अम्ल को दो प्रकार से अपने वर्गीकृत कर सकते हैं, आवश्यक और अनावश्यक। तो यहां मैं लिख रहा हूं शरीर की वृद्धि व विकास के लिए 20 अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। इनमें से 10 आवश्यक अमीनो अम्ल है, 10 आवश्यक अमीनो अम्ल, 10 आवश्यक अमीनो अम्ल मतलब शरीर को इसकी जरूरत है, आवश्यक है। ये शरीर के अंदर नहीं बनते हैं, इसका निर्माण शरीर में नहीं होता है। जो आवश्यक अमीनो अम्ल है उनका निर्माण कहां नहीं होता, शरीर के अंदर नहीं होता है। इन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, क्योंकि इस आवश्यक अमीनो अम्ल के बिना शरीर की वृद्धि व विकास क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। तो शरीर में निर्मित नहीं होते ये, और इसकी कमी से वृद्धि व विकास बाधित या अवरुद्ध हो जाता है। आवश्यक अमीनो अम्ल कौन कौन से, आवश्यक अमीनो कौन कौन से वो अपने देखेंगे कि ये आवश्यक अमीनो अम्ल कौन कौन से हैं जो शरीर की वृद्धि व विकास के लिए जरूरी होते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल पहला है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन याद रखना इनको। दूसरा ल्यूसीन, हिस्टिडीन, दूसरा ल्यूसीन, तीसरा आइसोल्यूसिन, चौथा लाइसिन, तीसरा आइसोल्यूसिन, चौथा लाइसिन, पांचवा अपने देखें आर्जिनिन, छठा अमीनो अम्ल देखें अपने तो मीथियोनिन, सातवां अमीनो अम्ल देखें तो थ्रियोनिन, आठवां अमीनो अम्ल देखें, आठवां अमीन फिनाइल एलानिन। 9 नंबर अमीनो अम्ल देखें वेलिन, और 10 नंबर अमीनो अम्ल देखें तो ट्रिप्टोफेन। ये आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, शरीर के लिए जरूरी होते हैं, भोजन के माध्यम से इन्हें लेना जरूरी होता है। अगर इनमें से कोई भी अमीनो अम्ल की मात्रा कम हो जाती है या अमीनो अम्ल इनमें से नहीं पाया जाता है तो शरीर के अंदर वृद्धि व विकास क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है या अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, अपने आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। और कई सारे ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जिनको शरीर की में आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो भोजन के माध्यम से अपने को आसानी से क्या होते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। इन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल के अंदर अपने भोजन में वो अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं और भोजन से अपने ग्रहण कर लेते हैं। या शरीर के अंदर अपने प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन क्या कर लेता है, उस अनावश्यक अमीनो अम्ल को क्या बना लेता है, निर्मित कर लेता है। तो दूसरी कैटेगरी के अंदर ये 10 आवश्यक अमीनो अम्ल है। अब अनावश्यक अमीनो अम्ल, जो शरीर में निर्मित हो जाते हैं, जिनको आवश्यकता नहीं पड़ती है,
नाइट्रोजन की उपस्थिति में इसका निर्माण स्वतः होता है, तो यहां लिख रहा हूं मैं, नाइट्रोजन की उपस्थिति में इनका निर्माण शरीर स्वतः कर लेता है। अनावश्यक अमीनो अम्ल के अंदर नाइट्रोजन की उपस्थिति में इनका निर्माण शरीर खुद ही कर लेता है। इन्हें क्या कहते हैं? अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। इनके एग्जाम्पल याद रखना, सारे एग्जाम्पल याद नहीं रखना, इनमें से 3-4 याद रखना। एलानिन, आवश्यक का सारे याद रखने आपको, अनावश्यक के अंदर 1-2 याद रखना चाहिए, सारे मत रखना। एलानिन, एलानिन के अलावा प्रोलिन, प्रोलिन, इसके अलावा एस्पार्टिक, एस्पार्टिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्ल, ग्लूटीन, ग्लूटीन, इसके अलावा आपका हाइड्रोक्सीप्रोलिन, हाइड्रोक्सी प्रोलिन, ये कौन से हो गए? सारे के सारे ये हो गए अपने अनावश्यक अमीनो अम्ल। अनावश्यक अमीनो अम्ल मतलब शरीर के अंदर अपने प्रोटीन है, प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन की उपस्थिति के अंदर शरीर इनका निर्माण खुद कर लेता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अपने अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, क्योंकि इनको शरीर में ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। अब अपने देखें प्रोटीन का वर्गीकरण। ये तो हो गया भी अमीनो अम्ल जो प्रोटीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इन अमीनो अम्ल की अगर शरीर के अंदर आवश्यकता है तो उन्हें आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, अगर शरीर के अंदर आवश्यकता नहीं है तो उन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। आवश्यक अमीनो अम्ल 10 बताए मैंने, हिस्टाडीन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, मीथियोनिन, थ्रियोनिन, फिनाइल एलानिन, वेलिन और ट्रिप्टोफैन। इसके अलावा अनावश्यक अमीनो अम्ल नाइट्रोजन की उपस्थिति के अंदर शरीर खुद निर्माण कर लेता है, इसलिए इन्हें अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। बाहर से इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, अपने शरीर खुद ही निर्माण कर लेता है, इसलिए अनावश्यक शरीर में ज्यादा इसकी आवश्यकता नहीं होती है। जैसे एलानिन, प्रोलिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, ग्लूटीन, एस्पार्टिक अम्ल, ये सारे सारे अनावश्यक अमीनो अम्ल है। अब अपने प्रोटीन का वर्गीकरण देखेंगे। प्रोटीन का वर्गीकरण, तो प्रोटीन के वर्गीकरण के अंदर अपने प्रोटीन को मुख्यतः 3 वर्गों के अंदर अपने बांट सकते हैं वर्गीकरण के आधार के ऊपर। प्रोटीन को मुख्यतः प्रोटीन का वर्गीकरण देखें अपने मुख्यतः 3 वर्गों के अंदर बांट सकते हैं। ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन का जब अपने वर्गीकरण करेंगे तो 3 वर्गों के अंदर बांट सकते हैं। अब वो 3 वर्ग कौन कौन से? तो 3 वर्गों के अंदर एक तो गुणवत्ता के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण देखेंगे। दूसरा अपने प्राप्ति साधन के आधार पर, देखो कहां से प्राप्त हो रहा है प्रोटीन, प्राप्ति स्रोत के आधार पर, प्राप्ति स्रोत के आधार पर। और तीसरा जो वर्गीकरण है वो रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर। ये 3 प्रकार से अपने बांट सकते हैं। अब गुणवत्ता के आधार पर 3 भागों के अंदर बांट सकते हैं अपने प्रोटीन को। एक तो पूर्ण प्रोटीन याद रखना, दूसरा आंशिक प्रोटीन और तीसरा अपूर्ण प्रोटीन। गुणवत्ता के आधार पर हो गया, प्राप्ति स्रोत के आधार पर भी प्राप्त कहां से हो रहा है, या तो वो जंतुओं से प्राप्त होगा प्रोटीन या वो पादपों से प्राप्त होगा। तो वनस्पति से प्राप्त या फिर वो जंतु से
प्राप्त, या तो वो वनस्पतियों से प्राप्त होगा या फिर वो जंतुओं से प्राप्त होगा। इसके अलावा रासायनिक संरचना के आधार पर तो साधारण प्रोटीन, साधारण प्रोटीन। दूसरा अपना आ गया संयुग्मी प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन। और तीसरा आ गया अपना वो है व्युत्पन्न प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। ये 3 प्रकार से हो सकता है, ये 2 प्रकार से। तो ये अपने बड़े बड़े स्तर के ऊपर अपने प्रोटीन का वर्गीकरण देखा है। गुणवत्ता के आधार पर पूर्ण प्रोटीन, अपूर्ण प्रोटीन और आंशिक प्रोटीन। इसी प्रकार से प्राप्ति के साधन के आधार पर वनस्पति प्रोटीन, यानी वनस्पतियों से प्राप्त प्रोटीन, जैसे काजू, बादाम, मूंगफली, सूखे मेवे आदि के अंदर जो प्रोटीन होता है वो वनस्पति प्रोटीन होता है। प्राणी के अंदर जैसे दूध है, दही है, खोया है, अंडा, मांस, मछली, यकृत, छाछ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं। ये तो अपने को पता है कि वनस्पतियों से प्राप्त हो रहा है, वो वनस्पति प्रोटीन है। जंतुओं से प्राप्त हो रहा है, वो जंतुओं से प्राप्त हो रहा है। मेन नंबर तो ये है, रासायनिक संरचना के आधार पर जो साधारण प्रोटीन है वो कौन सा होगा, व्युत्पन्न प्रोटीन है वो कौन सा होगा, और संयुग्मी प्रोटीन है वो कौन सा होगा। तो अपने रासायनिक संरचना के आधार पर जो प्रोटीन है वो अपने देखेंगे मुख्यतः कौन कौन किस प्रकार का है। रासायनिक संरचना के आधार पर प्रोटीन देखेंगे। रासायनिक संरचना के आधार पर साधारण प्रोटीन, रासायनिक संरचना के आधार पर प्रोटीन। एक नंबर है वो है साधारण प्रोटीन। नाम से स्पष्ट है, सिंपल प्रोटीन है ये साधारण प्रोटीन या सिंपल प्रोटीन। साधारण प्रोटीन या सिंपल प्रोटीन किसे कहेंगे? साधारण या सिंपल प्रोटीन जो प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल से बने होते हैं और इनके जल अपघटन के बाद में सरलतम अमीनो इकाई या अमीनो अम्ल ही प्राप्त होते हैं, उन्हें अपने साधारण प्रोटीन कहते हैं। साधारण प्रोटीन किन्हें कहते हैं? केवल इस प्रकार के प्रोटीन केवल अमीनो अम्ल से बने होते हैं, केवल अमीनो एसिड से निर्मित प्रोटीन क्या कहलाते हैं? अपने साधारण प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण देखो, एग्जाम्पल याद रखना है साधारण प्रोटीन के। जैसे अपने अंडे का जो पीला भाग होता है एल्ब्यूमिन, अंडे के पीले भाग का प्रोटीन, अंडे के पीले भाग का प्रोटीन वो साधारण प्रोटीन है, केवल उसके अंदर अमीनो अम्ल ही पाया जाता है और उस पीले भाग को बोलते हैं अपने एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन। इसके अलावा दूसरा देखो गेहूं का प्रोटीन, गेहूं का प्रोटीन। गेहूं के अंदर जो प्रोटीन होता है वो है ग्लूटेनिन, ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन, ग्लूटेनिन एवं ग्लाइडिन। इसके अलावा देखें अपने दूध का प्रोटीन, दूध का प्रोटीन साधारण प्रोटीन है। दूध का प्रोटीन लैक्ट एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। और मक्के का प्रोटीन, मक्के का प्रोटीन होता है जीन। ये सारे प्रोटीन है वो साधारण प्रोटीन है। साधारण प्रोटीन ऐसे प्रोटीन जिसके अंदर केवल और केवल अमीनो एसिड होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अपने साधारण प्रोटीन कहते हैं। तो अंडे के पीले भाग का प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन, गेहूं का प्रोटीन है ग्लूटेनिन एवं ग्लाइडिन, दूध का प्रोटीन होता है लैक्ट एल्ब्यूमिन और मक्के का प्रोटीन होता है वो जीन होता है। ये किस प्रकार के प्रोटीन है? साधारण प्रोटीन है।
अब अपने दूसरे देखेंगे, दूसरे प्रोटीन जो अभी देखे था आपने वो था संयुक्त प्रोटीन। संयुक्त प्रोटीन नाम से स्पष्ट है, प्रोटीन के साथ में अप्रोटीन भाग और पाया जाता है। प्रोटीन के साथ में अप्रोटीन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। संयुक्त प्रोटीन नाम से स्पष्ट है, संयुक्त होगी कोई चीज उसके अंदर, प्रोटीन के साथ में अप्रोटीन भाग मिलेगा। तो दूसरा अपने संयुक्त प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन किन्हें कहेंगे? संयुक्त प्रोटीन ऐसे प्रोटीन जो प्रोटीन के अलावा वे प्रोटीन जिसमें प्रोटीन के अणु के साथ साथ अन्य पोषक अणु भी उपस्थित रहते हैं। प्रोटीन के साथ अन्य पोषक अणु मतलब साधारण प्रोटीन प्लस पोषक अणु प्रोटीन क्या कहलाएगा? संयुक्त प्रोटीन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संयुक्त प्रोटीन कहलाएगा। ये साधारण प्रोटीन हो गया, और साधारण प्रोटीन के साथ में अन्य पोषक तत्व, अन्य पोषक अणु या अन्य पोषक तत्व कहेंगे अपने, या पोषक अणु कहेंगे, एक ही बात है, वो प्रोटीन होगा। तो दोनों मिलकर के संयुक्त प्रोटीन कहलाएंगे। जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, उदाहरण इसके याद रखना आप, एग्जांपल ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको इसका मतलब ग्लूकोज है प्रोटीन के साथ में, साधारण प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन के अलावा न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, इसके अलावा न्यूक्लियोप्रोटीन के अलावा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, इसके अलावा लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, इसके अलावा फास्फोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन। अब देखो अपने इनके अंदर आगे देखो नाम क्या क्या चीजें जुड़ा है। आगे नाम दिख रहा है ग्लाइकोप्रोटीन, इसका मतलब इसके अंदर इस प्रोटीन लास्ट के अंदर तो नाम प्रोटीन है ही है, ग्लाइकोजन जुड़ा है इसके साथ में, ग्लाइकोजन जुड़ा है, इसका मतलब ये प्रोटीन है और साथ में कार्बोहाइड्रेट है। इसके अंदर न्यूक्लियो, इसका मतलब न्यूक्लिक अम्ल जुड़ा है इस प्रोटीन के अंदर। हीमोग्लोबिन, लोहा जुड़ा है ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर, ये अपने रक्त के अंदर मिलती है, रक्त में, रक्त के आरबीसी में हीमोग्लोबिन मिलता है। लाइपोप्रोटीन, ये वसा, लाइपो का होता है वसा के अंदर, फास्फोरस मतलब फास्फोरस, फास्फोरस मिलता है। न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल जुड़ा है प्रोटीन के साथ में। और ग्लाइकोजन मतलब ग्लाइकोजन जुड़ा है प्रोटीन के साथ में। तो ये अपने किस प्रकार की हो गई? संयुक्त प्रोटीन हो गई। संयुक्त प्रोटीन मतलब प्रोटीन के साथ में अप्रोटीन भाग जुड़ा है। साधारण भाषा में क्या कहें अपने? प्रोटीन के साथ में अप्रोटीन भाग जुड़ा है। इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब 3 नंबर अपने वो है व्युत्पन्न प्रोटीन। तीसरी प्रोटीन कौन सी है? व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन, इसका मतलब जो प्रोटीन है उसको अपने किसी भौतिक क्रियाओं जैसे ताप है, रासायनिक दाब है, पाचन या अभिक्रियाओं की आंशिक विखंडन से जो प्रोटीन प्राप्त होती है या निर्माण होता है, उनसे अपने क्या है? व्युत्पन्न प्रोटीन निर्मित होती है। तो 3 नंबर पर अपना व्युत्पन्न प्रोटीन कौन सा है? व्युत्पन्न प्रोटीन। ताप, दाब, पाचन, ताप, दाब, पाचन या जल अपघटन के पश्चात, जल अपघटन के पश्चात
प्रोटीन का विखंडन होकर व्युत्पन्न प्रोटीन निर्मित होती है। ताप के द्वारा, दाब के द्वारा, पाचन के द्वारा, अवशोषण के द्वारा या जल के द्वारा वो टूट करके एंजाइमों के द्वारा किसका निर्माण होता है? व्युत्पन्न प्रोटीन का निर्माण होता है। इसके याद रखना एग्जांपल, जैसे जमे हुए दूध के अंदर कैसिन प्रोटीन पाई जाती है, दही के अंदर जमे हुए दूध में, एग्जांपल याद रखना, जमे हुए दूध के अंदर कैसिन, जमे हुए दूध के अंदर कैसिन है, वो व्युत्पन्न प्रोटीन का उदाहरण है। इसके अलावा देखो, जमे हुए रक्त के अंदर, रक्त का जो थक्का जम जाता है, जमे हुए रक्त के अंदर, वो फाइब्रिन है। कौन सी है? फाइब्रिन। उबले अंडों में, उबले अंडों में, उबले अंडों में एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, उबले अंडों में एल्ब्यूमिन। इसके अलावा पाचक रसों की क्रिया द्वारा अपने बनते हैं पेप्टोन्स, पेप्टोन्स, प्रोटियोज एवं पेप्टाइड्स। ये क्या होते हैं? पाचक रसों द्वारा, पाचक रसों द्वारा, पाचक रसों द्वारा पेप्टोन्स, प्रोटियोज और पेप्टाइड्स का निर्माण होता है। पेप्टोन, प्रोटियोज और पेप्टाइड पाचक रसों द्वारा निर्मित प्रोटीन है। वो किस प्रकार की प्रोटीन है? व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण है। तो ये अपने देख ली कि प्रोटीन 3 प्रकार की होती है रासायनिक संरचना के आधार पर। कौन कौन सी थी? साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। अब अपने प्रोटीन के कार्य देखते हैं और प्रोटीन की कमी से होने वाले प्रयोग देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन के कार्य, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन क्या काम करती हैं? तो शरीर की वृद्धि और विकास करना पहला काम है। शरीर की वृद्धि एवं विकास। शरीर की वृद्धि और विकास किससे होता है? प्रोटीन के। शरीर के अंदर जैसे कोई भी त्वचा छिल जाती है, टूट जाती है, लग जाती है, चोट हो जाता है अपने शरीर के अंदर, या अपना शरीर का डेवलपमेंट होता है, वो किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा होता है। तो प्रोटीन को अपने कह सकते हैं कि शरीर को निर्मित करने वाली एक प्रकार की ये फैक्ट्री है। किशोरावस्था के अंदर, शेषावस्था में, बाल्यावस्था के अंदर प्रोटीन की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। बच्चे जब खेल कूद करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ते भागते हैं, उनके अंदर, शरीर के अंदर कहीं भी टूट फूट हो जाती है तो कोशिकाएं वापिस से नई बन जाती है या घाव वापिस भर जाता है। तो ये सारी सारी प्रोटीन के कारण होता है। दूसरा है ऊतकों का निर्माण करना और मरम्मत करना। ऊतकों का निर्माण एवं मरम्मत। ऊतकों का निर्माण और मरम्मत भी प्रोटीन द्वारा होती है। ऊतकों का निर्माण कार्य और मरम्मत हेतु शरीर के अंदर विभिन्न क्रियाओं के द्वारा टूट फूट और जो मरम्मत होती है, उस कार्य के लिए प्रोटीन अपने को आवश्यकता होती है। इसके अलावा शरीर की विभिन्न क्रियाओं के नियमन करने के लिए प्रोटीन एक प्रकार से बफर की तरह काम करता है। इनके अलावा अपने शरीर के अंदर हार्मोन निर्माण में, शरीर के हार्मोन निर्माण में, शरीर के हार्मोन्स निर्माण में, शरीर के हार्मोन्स के निर्माण में, शरीर में विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन्स है
वो हार्मोन्स प्रोटीन के बने होते हैं और शरीर के एक भाग में संश्लेषित होकर रक्त के माध्यम से वो दूसरे भाग के अंदर या दूसरे भागों की क्रियाविधि को प्रभावित करते हैं, वो हार्मोन्स होते हैं। तो हार्मोन्स का निर्माण किन से होता है? प्रोटीन से होता है। इसके अलावा मांसपेशियों के अंदर संकुचन, ये हाथ को मैं हिला रहा हूं, ऐसे संकुचित कर रहा हूं, फैल रहा है, पुतलियां अपने फैल रही है, संकुचित हो रही है, ये किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा। तो नेक्स्ट कार्य, मांसपेशियों के संकुचन में या मांसपेशियों के संकुचन व शिथिलन में प्रोटीन कार्य करता है। इसके अलावा एंजाइम का निर्माण करना, शरीर के अंदर अपने विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं, उन एंजाइमों का निर्माण भी प्रोटीन के द्वारा होता है। तो नेक्स्ट कार्य है एंजाइम निर्माण में। एंजाइम निर्माण में विभिन्न प्रकार के एंजाइम शरीर के अंदर प्रोटीन से निर्मित होते हैं। इसके अलावा शरीर के अंदर अपने विटामिन होते हैं और कई सारे विटामिन वो प्रोटीन से बनते हैं। एक विटामिन होता है बी समूह या बी कॉम्प्लेक्स समूह, वो विभिन्न प्रकार के जो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, उन आवश्यक अमीनो अम्ल की क्रियाओं के द्वारा वो विटामिन का निर्माण होता है। तो विटामिन के निर्माण में, विटामिन के निर्माण में, विटामिन के निर्माण में भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा देखें ऊर्जा प्रदान करने में, ऊर्जा प्रदान करने में, ऊर्जा प्रदान करने में जब कार्बोहाइड्रेट या वसा की मात्रा कम हो जाती है शरीर के अंदर, तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा भी जरूरत पड़ने पर कार्बोहाइड्रेट से अपने को मिल जाती है। इसके अलावा जल संतुलन बनाए रखने के अंदर शरीर के अंदर प्राशन दाब पैदा करता है, जिससे शरीर का जल संतुलन बना रहता है। तो शरीर के जल संतुलन को बनाए रखने के अंदर भी प्रोटीन जरूरी होता है। शरीर के जल संतुलन को बनाए रखना, जल संतुलन को बनाए रखने का काम भी प्रोटीन के द्वारा होता है। तो ये मुख्यतः प्रोटीन के कार्य हो गए, अपने मुख्य मुख्य कार्य अपने देख लिया। इसके अलावा प्रोटीन का बहुत सारा काम होता है शरीर के अंदर, परंतु मुख्य काम यही है अपना। इसके अलावा अपने देखें प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, वो अपने देखेंगे। अपने प्रोटीन की कमी का प्रभाव या प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। तो नई हेडिंग है प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, या अपने कह सकते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले अभाव रोग। ये एक प्रकार का कुपोषण से संबंधित रोग है। कुपोषण, जो पोषण की जिसके शरीर के अंदर कमी होती है या पर्याप्त मात्रा के अंदर भोजन नहीं मिल पाता है, वो कुपोषण है। तो पहला रोग है अपना, वो है क्वाशियोकोर। कौन सा रोग है? क्वाशियोर, क्वाशियोकोर। ये ज्यादातर 1 से 4 साल के बच्चों के अंदर होता है। 1 से 4 वर्ष के बालकों के अंदर ये ज्यादा होता है। याद रखना, 1 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर ये रोग ज्यादा होता है, क्वाशियोकोर। प्रोटीन की कमी के कारण होता है ये रोग। किसके कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियोकोर रोग होता है। वो 1 से 4 साल के बच्चों के अंदर होता है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ये उन बच्चों के अंदर ज्यादा होता है जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट तो पूर्ण मात्रा के अंदर होता है, परंतु प्रोटीन की कमी होती है। उन बच्चों के अंदर होता है जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट तो फुल मात्रा के अंदर बच्चे ले लेते हैं भोजन के अंदर, परंतु भोजन के अंदर किसकी कमी रहती है? प्रोटीन की कमी होती है। तो ये लिख दिया मैंने, प्रोटीन की कमी के कारण होता है ज्यादातर। इसके अलावा इस रोग का पता है वो 1935 के अंदर, क्वाशियोकोर रोग का पता 1935 में सिसिली विलियम्स ने लगाया था।
रोग का पता सिसली विलियम कब? 1935 के अंदर। सिसली विलियम नामक वैज्ञानिक ने 1935 के अंदर इस रोग का पता लगाया था। ये रोग क्यों होता है? क्योंकि ये रोग ज्यादातर उन बच्चों के अंदर होता है जिन बच्चों को स्तनपान माताएं समय से पहले छुड़ा देती है, उन बच्चों के अंदर ये रोग ज्यादा देखा जाता है, क्वाशियोकोर रोग। स्तनपान छुड़ाने के बाद बच्चों के अंदर पूरक दुग्ध आहार नहीं मिल पाती है, इसके कारण उनकी वृद्धि के अंदर रुकावट आ जाती है और ये रोग हो जाता है। इस रोग के कारण शरीर के अंदर जगह जगह सूजन आ जाती है बच्चों के अंदर। बच्चों का जो हाथ पैर की पंसलियां हैं या हाथ पैर पतले रह जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, मांसपेशियां इनके अंदर नष्ट होने लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ापन रहता है, बच्चों के अंदर आलसी, सुस्ती, थका हुआ महसूस होता है और उनके अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर आरबीसी का निर्माण नहीं होता है, रक्त कणिकाओं का निर्माण नहीं होता है, प्रोटीन की कमी से हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता है, जिससे के अंदर इनके अंदर रक्त की कमी पाई जाती है। मानसिक विकास भी इनका रुक जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता इनकी अंदर कम होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से कारण बीमारियां आसानी से इन बच्चों को घेर लेती हैं। तो ये तो हो गया अपना क्वाशियोकोर रोग। अब दूसरा रोग है, वो है अपना मेरास्मस रोग या सूखा रोग। सूखा रोग इसका एक दूसरा नाम है, वो सबसे ज्यादा प्रचलित नाम है मेरास्मस रोग। सूखा रोग या मेरास्मस रोग ये ज्यादातर होता है वो 6 से 12 महीने के बच्चों के अंदर होता है। 6 से 12 माह के बच्चों के अंदर, 6 से 12 महीने के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ये सूखा रोग या मेरास्मस रोग होता है। इसके अंदर प्रोटीन के साथ साथ में ऊर्जा भी कमी पाई जाती है। इस रोग के अंदर क्या होता है, प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की शरीर में क्या होती है, कमी हो जाती है। प्रोटीन के साथ साथ शरीर के अंदर ऊर्जा की भी कमी हो जाती है, इसलिए इस रोग को सूखा रोग बोलते हैं। इस रोग के अंदर क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था के अंदर माताएं हैं वो जल्दी बच्चों को दूध पान छुड़ा लेती है और उसको पर्याप्त मात्रा के अंदर पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता है। तो कारण क्या है इसका? कारण देखें तो बच्चों को स्तनपान समय से पहले छुड़ाना व पूरक आहार पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलना, इसके कारण कौन सा रोग हो जाता है, सूखा या मेरास्मस हो जाता है, यानी पौष्टिकता उसके अंदर कमी आ जाती है। अब इन बच्चों के अंदर कौन कौन से लक्षण हो जाते हैं या शरीर के अंदर कौन कौन से किस प्रकार के अभावग्रस्त रोग हो जाते हैं? तो शारीरिक वृद्धि व विकास का रुक जाना, लंबाई के अंदर कमी होना, बौनापन हो जाना शरीर के अंदर, सूजन, त्वचा के नीचे लाल धब्बे या त्वचा के नीचे वसा इकट्ठी नहीं होना। इसके अलावा अंतर मार्ग का या मुख मार्ग का में संक्रमण हो जाता है, त्वचा रुखी हो जाती है, मांसपेशियों में जगह जगह क्षय हो जाता है, हाथ पैर पतले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने प्रोटीन की पूरी डिटेल से स्टडी की है, प्रोटीन की रासायनिक संरचना देखी है हमने, प्रोटीन का वर्गीकरण देखा है, प्रोटीन के कार्य देखे और प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों को देखा है। तो कल अपने नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे। आज की क्लास के अंदर इतना ही, धन्यवाद।